हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में किसको दिक्कत हो रही थी? कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक बार देख लीजिए फिर से। लॉ ऑफ कांस्टेंट में और किसी को कोई, किसी और में कोई दिक्कत? हाँ, किस में? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसका क्वेश्चन भी करवाए थे, डीपीपी दिए थे, तो डीपीपी में दिक्कत हो रही है तो डीपीपी दो ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कर दीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्ड। इसमें आपको नहीं करना था वो बोल दिए थे अभी, शायद 8 नंबर नहीं करना था अभी। 7, 8 नंबर नहीं करना था, 9 नंबर नहीं करना था। 8, 9 छोड़ के बाकी क्वेश्चंस में मल्टीपल प्रोपोर्शन तक करना था, रेसिप्रोकल अभी नहीं करना था, रेसिप्रोकल आज करेंगे, ठीक है। तो आज के बाद सारा कर सकते हैं, एक्सेप्ट अभी भी 8th और 9th नहीं, 8th और 9th छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 11 डीपीपी। कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर एटम्स या एलिमेंट हमेशा मास के रेस्पेक्ट में या नंबर के रेस्पेक्ट में एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा, फिक्स होल नंबर रेशियो में रहेगा। और इसका एग्जांपल हमने लिया था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से क्यों ना आया हो, इसमें कार्बन के और ऑक्सीजन के एटम की संख्या का रेशियो अगर देखें तो 1:2 है, और कार्बन और ऑक्सीजन के एटम के मास का रेशियो अगर देखें तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, मतलब 3:32। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, 3:8। ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, फिक्स होल नंबर रेशियो है, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड डेफिनिट रेशियो या डेफिनिट प्रोपोर्शन। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डेफिनिट प्रोपोर्शन विद रेस्पेक्ट टू मास, विद रेस्पेक्ट टू मास ये है, और विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ये है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, in an experiment 2.4 gram of iron oxide on reduction with hydrogen yield 1.68 gram of iron, 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। एक एक्सपेरिमेंट में 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड जिसको कि रिड्यूस किया जाता है हाइड्रोजन से, तो उससे आयरन मिलता है। रिडक्शन मतलब, रिडक्शन का मतलब आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस करने का मतलब ऑक्सीजन हटाना और हाइड्रोजन को लाना, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, यही है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या पाया गया कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला जो भी हो, FeXOY, पता नहीं है उसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन उसको रिड्यूस किया गया हाइड्रोजन से, उसको रिड्यूस किया गया हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से रिड्यूस करने का मतलब हाइड्रोजन ऐड किया गया होगा, तो इससे यहां आयरन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के निकल गया होगा, और क्या बना होगा? आयरन प्लस H2O। अब ये हाइड्रोजन कितना है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन से बहुत ज्यादा हमको मतलब नहीं है। आयरन के ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया गया, रिडक्शन कराया गया, और रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? मेटल में। मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो गया। इस पर्पस में मेटल का ऑक्साइड कितना था? 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, यह है 2.4 ग्राम,
और इससे जो आयरन मिला 1.68 ग्राम, कितना ग्राम? 1.68 ग्राम, ठीक, 1.68 ग्राम। चलिए 1.68 ग्राम। अब आगे कह रहा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया एक्सपेरिमेंट 2, और उस एक्सपेरिमेंट 2 में क्या पाया? 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव्स 2.03 ग्राम ऑफ आयरन ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन। अगेन आयरन का कोई ऑक्साइड है, अब वो क्या है पता नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या है ये भी नहीं पता है। आयरन का ऑक्साइड है, कोई और ऑक्साइड है, मान लेते हैं FeAOB है, इसमें A और B क्या होगा? हो सकता है XY की वैल्यू 1 हो, X1 Y1 तो FeO हो सकता है A की वैल्यू 2 हो और B की वैल्यू 3 हो, Fe2O3 हो, लेकिन हमें फॉर्मूला दिया नहीं है, इसलिए हम इन जनरल लिख रहे हैं ऐसा। और इसको रिड्यूस किया गया किससे? हाइड्रोजन से। अगेन हाइड्रोजन से रिडक्शन कराया गया, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन लेकर के निकला और आयरन छोड़ा, तो यहां से आयरन निकल गया प्लस वाटर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन है या ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन है, ठीक। अब इसमें कितना कितना मास लिया है? आयरन के ऑक्साइड का मास है 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम, जिसको कि रिड्यूस करने के बाद जो आयरन इससे मिलता है वो 2.03 ग्राम, 2.03 ग्राम आयरन मिलता है। तो कह रहा है कि ये जो डाटा दिया हुआ है प्रूफ करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ओबे करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे करता है। क्या करेंगे? ये जो डाटा है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे करता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आयरन के ऑक्साइड में, अच्छा सेम आयरन ऑक्साइड है क्या? एक चीज और देख लीजिए, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, वही आयरन ऑक्साइड है, यहां पर अलग नहीं है जी, यहां पर आयरन का ऑक्साइड सेम है, यहां का आयरन का ऑक्साइड सेम है, FeXOY, FeXOY। लेकिन जब इसके 2.9 ग्राम को रिड्यूस किया गया तो 2.03 ग्राम मिला, और यहां पर FeXOY के 2.4 ग्राम को रिड्यूस किया गया तो 1.68 ग्राम मिला। तो कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डाटा दिया हुआ है ये डाटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूफ करता है। मतलब कि आयरन का ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ, मास के चेंज करने से कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं हुआ। हमें ये प्रूफ करना है कि आयरन के ऑक्साइड का फॉर्मूला, मतलब आयरन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो इस कंपाउंड के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर क्या होगा? फिक्स होगा, फिक्स रेशियो में होगा। ये आपको प्रूफ करना है कि यहां पर भी आयरन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो होगा, यहां भी आयरन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो वही होगा। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं, इसका मतलब कि इस कंपाउंड के अंदर आयरन और ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में है, कांस्टेंट रेशियो में है, डेफिनेट रेशियो में है। मतलब ये जो डाटा है ये डाटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ओबे कर रहा है। कैसे बढ़े, क्या करेंगे? अब ये बताइए, अगर हम ये कहें कि इतना ग्राम को अगर रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन से इतना ग्राम आयरन बनता है, तो बाकी इसके अंदर क्या रहा होगा? आयरन के ऑक्साइड में से आयरन इतना ग्राम है तो बाकी क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और आयरन के ऑक्साइड में से इतना ग्राम अगर आयरन मिला तो बाकी इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो यहां पर निकालिए कितना ग्राम है ऑक्सीजन, कितना ग्राम है ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हम निकाल लेते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस आयरन के ऑक्साइड में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 2.4 माइनस
1.68 कितना आ रहा है? 0.72 ग्राम। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? मास ऑफ ऑक्सीजन यहां पर कितना है? आयरन के ऑक्साइड में इतना ग्राम आयरन का ऑक्साइड और इतना ग्राम आयरन उससे मिल रहा है। इसका मतलब आयरन इतना ग्राम है, आयरन का ऑक्साइड इतना ग्राम है, तो बाकी क्या होगा? ऑक्सीजन का मास होगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 2.9 माइनस 2.03 कितना आ रहा है? 0.87 इतना ग्राम। अब इस आयरन के ऑक्साइड में आयरन का मास इतना है और ऑक्सीजन का मास इतना है। इसी आयरन के ऑक्साइड में आयरन का मास इतना है और ऑक्सीजन का मास इतना है। हमें यह प्रूफ करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ओबे कर रहा है। इसका मतलब कि आयरन के फिक्स मास के साथ ऑक्सीजन का मास निकाल लें, या ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ दोनों जगह आयरन का मास निकाल लें, और दोनों अगर सेम हो जाए, इसका मतलब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ओबे करेगा या नहीं करेगा। अगर हम ये प्रूव कर दे कि 0.72 ग्राम ऑक्सीजन है, तो उस केस में आयरन रिएक्ट कर रहा है 1.68 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है ये निकाल दें यहाँ, और यही चीज यहाँ भी 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में निकाल दे। अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाए, इसका मतलब रेशियो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ओबे करेगा या नहीं करेगा। या दूसरा तरीका, आयरन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो यहां ले लो, यह रेशियो, और आयरन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो यहां ले लो, और दोनों सेम रेशियो हो गया। इसका मतलब है कि वह कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ओबे करेगा या नहीं करेगा। आप दो तरीका से कर सकते हैं, तो कीजिए। यहां पर आयरन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालिए, कितना आ रहा है? आयरन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना आ रहा है? मास ऑफ आयरन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1.68 इज टू 0.72। वैल्यू बताइए कितना होगा? कितना है ये? 1.68 डिवाइडेड बाई 0.72 2.3333 कितना आ रहा है? 2.3333 एंड सो। यहां पर देखते हैं मास ऑफ आयरन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा? 2.03 इज टू 0.87 कितना आ रहा है? 2.03 इज टू 0.87 एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रहा है 2.3333 जो कि पहले भी आया। इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि आयरन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो यहां भी इस ऑक्साइड में भी वही है और इस ऑक्साइड में भी यही है। इसका मतलब कि रिडक्शन चाहे हाइड्रोजन से यहां हो रहा हो या रिडक्शन यहां हो रहा हो, इसके फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ। और फॉर्मूला में चेंज नहीं हुआ, उसके मास के रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब फॉर्मूला में चेंज नहीं हुआ। और फॉर्मूला में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वह डेफिनिट प्रोपोर्शंस को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा डेफिनिट प्रोपोर्शंस को ओबे कर रहा है। और वह डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है? वह डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है? इतना इस टू इतना को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? प्रोपोर्शन क्या होल नंबर रेशियो में है? क्या ये होल नंबर रेशियो में है? ठीक से देखिए, 1.68 इज टू 0.72 कितना आ रहा है? वैल्यू चाहिए हमें, वैल्यू 7:3 7:3। इसका मतलब ये होल नंबर रेशियो है और यही रेशियो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन कहलाएगा। खैर, हमने ये रेशियो नहीं पूछना है, हमें क्वेश्चन में यहां पर क्या था कि आपको ये प्रूव करना है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ओबे करता है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे करता है क्योंकि यहां भी मास का रेशियो वही है, यहां भी मास का रेशियो वही है।
इसका मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ओबे किया या नहीं किया। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, परसेंट से भी कर सकते हैं। इतना परसेंट आयरन, इतना परसेंट ऑक्सीजन, परसेंट निकाल लिए, वही परसेंट यहाँ आया, दोनों में परसेंट सेम है, इसका मतलब रेशियो सेम होगा। या तो परसेंट निकालिए या मास निकालिए, उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अलग आता तो इसका मतलब ये एक्स वाई नहीं होता, कोई और होता। ए बी लिए है, ए बी अगर लिए और ए बी की रेशियो और एक्स वाई का रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ए बी यहां भी ले सकते हैं, यहां भी एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई, यहां भी, दोनों सेम है। बना है, हम करते हैं इसको, हम बाद में करेंगे। तो आगे किसी से नहीं भी बना है एक और कोई जो 12 नंबर नहीं बनाए हैं, बना नहीं, बहुत हाथ उठ रहा क्यों? हाँ देखिए, क्वेश्चंस तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट तो देगा ही ना। आप ये सोचेंगे कि नहीं, जितना आसान हमने यहाँ पर डेफिनेशन दिया और एग्जाम्पल दे दिया वही चीज हमको दे देगा, तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा। कंसेप्ट वही है, बट उस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस किसी भी रूप में दे सकता है। इसलिए ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और शार्प होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 डीपीपी के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट क्रिस्टल है, जिंक सल्फेट क्रिस्टल है, कंटेन्स 22.6% जिंक एंड 43.9% वाटर। ठीक, जिंक सल्फेट का क्रिस्टल है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। जिंक सल्फेट का क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ZnSO4 इंटू 7H2O, इसको बोलते हैं वाइट, ये वाइट विट्रियोल। एक होता है ग्रीन विट्रियोल, एक होता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल ये है CuSO4 इंटू 5H2O। ब्लू विट्रियोल नीला थोथा, नीला कशिश। इसी में है ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल यह FeSO4 फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। और इसी में है व्हाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, व्हाइट विट्रियोल, विट्रियोल ये सल्फेट ऑफ मेटल है। कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, और व्हाइट विट्रियोल है जिंक सल्फेट, ZnSO4 इंटू 7H2O। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ व्हाइट विट्रियोल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 7, ग्रीन विट्रियोल में 7 और ब्लू विट्रियोल में 5। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही है 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, अब ये नॉलेज के लिए, जरूरी नहीं है कि ये हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे, ये आपके नॉलेज के लिए था। क्वेश्चन में कह रहा है जिंक सल्फेट क्रिस्टल है, मतलब उसका फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, तो ZnSO4 इंटू XH2 हो सकता है, ZnSO4 इंटू XH2 हो सकता है, 7H2 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। हमने ले लिया ZnSO4 इंटू XH2, जिंक सल्फेट इंटू X वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास जिंक दिया हुआ है 22, इसके पास जिंक दिया हुआ है 22.6% जिंक है, और इसी के पास 43.9% वाटर है। पूरी के पास
3.9% वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर। एज्यूमिंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टू बी ट्रू, एज्यूम करना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ये ओबे करता है। हाउ मच जिंक शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस 13.7 ग्राम ऑफ जिंक सल्फेट क्रिस्टल, मतलब ये जो बना होगा, ठीक, जिंक सल्फेट जो बना होगा, ये जिंक होगा, इसके अंदर में प्लस SO4 है और इसके अंदर में XH2O वाटर भी है, जिसमें अगर इसके 100 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर 22.6 ग्राम जिंक है, इतना ग्राम वाटर है, तो बाकी के सल्फेट होगा कि नहीं होगा? बाकी के सल्फेट कितना परसेंट होगा? बोलो जल्दी, सल्फेट कितना परसेंट होगा? इतना परसेंट इसके अंदर जिंक है, इतना परसेंट वाटर है, तो बाकी 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे तो SO4 का कितना परसेंट होगा? SO4 परसेंटेज ऑफ SO4, ठीक है, कितना आ रहा है? 100 माइनस 22.6 प्लस 43.9 विच इज इक्वल टू 33.5% SO4 के आयंस होंगे, ठीक। टोटल मिल के 100 हो गया, अगर इसके 100 लेते हैं तो या ऐसे कहें इसके 100 ग्राम में इतना ग्राम ये, इतना ग्राम पानी और बाकी इतना ग्राम SO4 है। अब कह रहा है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे करता है। हाउ मच जिंक शुड बी यूज टू प्रोड्यूस 13.7 ग्राम सल्फेट क्रिस्टल। सल्फेट क्रिस्टल, जिंक सल्फेट क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक कितना यूज किया जा रहा है? 13.7 ग्राम जिंक सल्फेट बनाना है क्रिस्टल इनटू XH2, ये बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए पूछा जा रहा है कितना जिंक, कितना ग्राम जिंक लिया गया होगा, पहला क्वेश्चन ये है। एंड हाउ मच वाटर विल दे कंटेन, और ये भी पता करना है कि इतना ग्राम जिंक सल्फेट में पानी कितना होगा, पानी कितना होगा। ये भी पूछा जा रहा है कि इसके अंदर 13.7 ग्राम जो हम जिंक सल्फेट का क्रिस्टल बना रहे हैं, इसमें वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर क्या होगा, हाउ मच वाटर, वेट ऑफ वाटर क्या होगा, ठीक। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है, मतलब रेशियो सेम होगा, फिक्स होगा। इसका मतलब इसके कंपाउंड के अंदर जिंक, SO4 और वाटर का फिक्स रेशियो होगा या नहीं होगा? मास के रेस्पेक्ट में फिक्स रेशियो होगा या नहीं होगा? फिक्स रेशियो होगा। अगर हम कह रहे हैं कि इसके 100 ग्राम में, इसके 100 ग्राम में इतना ग्राम जिंक है, इतना ग्राम पानी है, इतना ग्राम SO4 है, तो इसके इतने ग्राम में कितने ग्राम जिंक और कितने ग्राम पानी, हमें तो ये पूछा भी नहीं जा रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं है निकालने की। अगर पूछा जाता तो हमें इसकी जरूरत होती, लेकिन हमें SO4 से तो कोई मतलब भी नहीं है। तो इसके 100 ग्राम में अगर हम इसके 100 ग्राम लेते हैं, परसेंट का मतलब हम 100 में लेंगे, तो 100 ग्राम में इतना ग्राम, कितना ग्राम, इस 100 ग्राम में 100 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल में कितना ग्राम जिंक के, 22.6 ग्राम जिंक के और प्लस 43.9 ग्राम पानी के। पानी का होगा क्या नहीं? ठीक, तो अब बताइए 100 ग्राम अगर जिंक सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं तो उसके अंदर, और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ओबे कर रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ओबे करता है तो बताना है कि 13.7 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल में कितने ग्राम जिंक और कितने ग्राम पानी। तो बताइए क्या करेंगे? 100 ग्राम में इतना ग्राम, तो इतना ग्राम में कितना ग्राम, यूनिटरी मेथड। 100 ग्राम जिंक सल्फेट
इंटू XH2O के अंदर कितना ग्राम जिंक के कितने ग्राम है? 22.6 ग्राम। 22.6 ग्राम जिंक है। तो आपको कितना ग्राम में पूछा जा रहा है? 13.7 ग्राम में पूछा जा रहा है। तो 13.7 ग्राम में कितना होगा? 22.6 अपॉन 100 इंटू 13.7 कितना आ रहा है? निकालिए जल्दी। थ्री 22.6 मल्टीप्लाइड बाई 13.7 3.0962 ग्राम। ये जिंक का मास आ गया। इसी तरह से 100 ग्राम ZnSO4 इंटू XH2O के अंदर कितना ग्राम है वाटर? 43.9 ग्राम वाटर है। कितना ग्राम? 43.9 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर। तो इसके 13.7 ग्राम में कितना? 43.9 बाई 100 इंटू 13.7 ग्राम कितना रहा है? 6.01 ग्राम। चूंकि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है तो उसमें मास का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम निकाल पाए हैं कि इतना ग्राम और इतना ग्राम होगा। 100 ग्राम में इतना तो इतना ग्राम में कितना। ये आया समझ में? लिखिए जल्दी। SO4 वाटर का अगर रेशियो हम यहां लेते हैं, इसका इसका और इसका रेशियो लेते हैं, और अभी हम जो निकाले हैं उसमें रेशियो लेते हैं, दोनों रेशियो सेम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। अब अगर यहां जिंक और वाटर का रेशियो ले ले और यहां जो निकाले हैं 13.7 ग्राम में वहां भी जिंक और वाटर का रेशियो लेंगे, दोनों रेशियो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम रहेगा। इसी को कहेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को और डाउट है? डाउट किसी को नहीं है? 13 तो अभी किए नहीं है ना? 13 तो लॉ, अच्छा मल्टीपल प्रोपोर्शन हो चुका है। डाउट है? नहीं बना? रेसिप्रोकल तो उसके बाद है ना। अभी 13 नंबर तो मल्टीपल है। 13 नंबर बना है आप लोगों से। 13 नंबर सारा क्वेश्चन हम ही से करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इसको उतारना है क्या? जल्दी उतारिए। चलिए समझ लिए हैं, घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक है। अच्छा तो ये होना चाहिए कि आप इसको समझ लिए और इसको घर पे कीजिए, ठीक है, खुद से करिए तभी आपका होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। NaCl नमक है, सोडियम क्लोराइड, इसको डिकम्पोज किया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 बन रहा है और साथ में HCl बन रहा है। सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HCl were produced in a reaction assuming that the law of conservation of mass is true. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है। तो पूछा जा रहा है व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। मास ऑफ सोडियम क्लोराइड पूछा जा रहा है। मास ऑफ NaCl पूछा जा रहा है। H2SO4 कितना लिया है? 9.8 ग्राम। सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कितना बन रहा है? 12 ग्राम। और HCl कितना बन रहा है? 2.75 ग्राम। 2.75 ग्राम।
और ये भी साथ में कह रहा है एज्यूम नन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिमेनिंग, नन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिमेनिंग, कोई बच नहीं रहा है। तो इफ रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट, इफ रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट, देन क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास कह सकते हैं मास ऑफ HCl NaCl प्लस मास ऑफ H2SO4, चूंकि ये पूरा रिएक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बच कुछ नहीं रहा है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म NaHSO4 प्लस मास ऑफ HCl। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसका मास पूछा जा रहा है, मास ऑफ NaCl पूछा जा रहा है, तो क्या मास ऑफ NaHSO4 प्लस मास ऑफ HCl माइनस मास ऑफ H2SO4 हो जाएगा। इसका मास आपको दिया हुआ है 12, इसका मास दिया हुआ है 2.75 और इसका मास दिया हुआ है 9.8। कितना आ रहा है? 14.75 माइनस 9.8 कितना? 4.98 ग्राम। 95 हाँ 95 ही होगा ना ये। ठीक है, 4.95 ग्राम आपका आंसर आ गया। मास कंजर्वेशन का बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कराएंगे, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसको हो गया, हेडिंग देंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है जी, एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं दिया हुआ है, बट आपको जानना है ये क्या कहता है। सुनिए ध्यान से। पहले जैसे हमने यहां लिया कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बन और सल्फर रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्ट किया तो कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक, अब इसको रिएक्शंस के रूप में पहले लिखते हैं। क्या है रिएक्शन आपका? रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखेंगे। सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, एंड कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड सल्फर आपस में रिएक्ट करेगा तो कार्बन प्लस सल्फर। कहेंगे सर एस क्यों नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रिएक्ट करता है, तो सल्फर भी H2 के फॉर्म में रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन सल्फर। ठीक है, तो ये क्या देगा? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखिए कार्बन का यहां पर 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा। कितना ग्राम से? कार्बन के 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम देगा। ठीक, सल्फर के 32 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा,
सल्फर डाइऑक्साइड का 64 ग्राम देगा। ठीक, और ये कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्ट करेगा तो कार्बन का, ये बैलेंस इक्वेशन है इसे, कार्बन का 12 ग्राम सल्फर के 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। कितना से? 64 ग्राम के साथ। कितना देगा? कार्बन डाइसल्फाइड का कितना देगा मास कंजर्वेशन से? कितना देगा? 76 ग्राम। ठीक, तो कार्बन और सल्फर के मासेस जो कि डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। कार्बन और सल्फर के मासेस जो कि ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। कार्बन और सल्फर के मासेस, कार्बन और सल्फर के मासेस जो कि ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके मास का रेशियो कौन सा रेशियो होगा? यदि एक फिक्स होल नंबर रेशियो आता है, इस रेशियो को क्या कहेंगे? कार्बन और सल्फर के मास के रेशियो को, यदि यह ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो कौन से रेशियो में होगा? कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट? क्योंकि मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स आइदर सेम और डिफरेंट, हैविंग मासेस आइदर सेम और डिफरेंट, reacts with fixed mass of element to form two or more compounds. Then the ratio of masses of element that reacts with fixed mass of element will be a simple whole number ratio, and that ratio is called multiple ratio or multiple proportion. तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के फिक्स मास 32 ग्राम के साथ कार्बन और सल्फर के जो डिफरेंट मासेस रिएक्ट कर रहा है, हम कह रहे हैं डिफरेंट मासेस रिएक्ट कर रहा है, या सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यहां पर डिफरेंट मासेस रिएक्ट कर रहा है, यह कार्बन और सल्फर का मास का रेशियो, कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन में होगा? होगा, और वो मल्टीपल प्रोपोर्शन है 12:32। 12 मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स के मास का रेशियो जो कि ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वह एक फिक्स होल नंबर रेशियो है, और वह रेशियो मल्टीपल रेशियो कहलाएगा। ठीक, अब ये मल्टीपल रेशियो आ गया, कार्बन और सल्फर का मल्टीपल रेशियो। अब ये कार्बन और सल्फर जब आपस में रिएक्ट करेगा तो भी मास का कुछ ना कुछ रेशियो होगा, तो भी मास का कुछ ना कुछ रेशियो होगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो मास का कौन सा रेशियो है? 12:64। ये मल्टीपल का रेशियो, कार्बन और सल्फर के मल्टीपल का रेशियो, और कार्बन और सल्फर के जो मल्टीपल के एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेगा तो उसके मास का रेशियो, रेशियो इज टू रेशियो, रेशियो इज टू रेशियो। अगर यह एक होल नंबर रेशियो होता है तो यह होल नंबर रेशियो रेसिप्रोकल रेशियो या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहलाएगा, अदरवाइज ये नहीं कहलाएगा। जो रेशियो आया कार्बन और सल्फर का मल्टीपल वाले का रेशियो, और कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद जो रेशियो देगा उस रेशियो का इस रेशियो के साथ जो रेशियो आएगा, यह रेशियो यदि होल नंबर रेशियो है, यदि होल नंबर रेशियो है तो उस होल नंबर रेशियो को रेसिप्रोकल रेशियो या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो, मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स के मास का रेशियो, मल्टीपल के एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो मास का रेशियो होगा, इस मास के रेशियो का इस मास के रेशियो के साथ रेशियो इज टू रेशियो जो रेशियो आएगा, यह रेशियो यदि होल नंबर रेशियो हुआ तो क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल रेशियो कहलाएगा। और यदि यह होल नंबर रेशियो नहीं आएगा तो उसको रेसिप्रोकल रेशियो नहीं कहेंगे। तो बताइए कार्बन और सल्फर का मल्टीपल का रेशियो क्या था? 12:32। कार्बन और सल्फर जब रिएक्ट करता है आपस में तो कितना है? 12:64। यह रेशियो इस रेशियो के साथ, मतलब आपको क्या निकालना है? रेशियो इज टू रेशियो, रेशियो इज टू रेशियो। अगर यह रेशियो होल नंबर रेशियो हुआ तो वह रेशियो रेसिप्रोकल रेशियो कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये 12/32
मल्टीप्लाइड बाई 64/12 होगा क्या? 12/32 डिवाइडेड बाई 12/64, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ऊपर 12 नीचे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2:1 आएगा। क्या 2:1 एक होल नंबर रेशियो है? क्या 2:1 एक होल नंबर रेशियो है? यस, दिस इज अ होल नंबर रेशियो, दिस इज अ होल नंबर रेशियो, अ होल नंबर रेशियो called रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो या प्रोपोर्शन, या प्रोपोर्शन। इसका मतलब जब भी हमें रेसिप्रोकल कहा जाएगा तो उस केस में हमें क्या करना है? मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो ले लेना है और मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स के मास को आपस में रिएक्ट करा करके उसके रेशियो लेना है। इस रेशियो का इस रेशियो के साथ रेशियो निकालना है। यदि यह रेशियो होल नंबर रेशियो में आता है, इसी रेशियो को रेसिप्रोकल बोलेंगे। रेशियो इज टू रेशियो, मल्टीपल वाले का रेशियो, मल्टीपल प्रोपोर्शन का, मल्टीपल के एलिमेंट्स के आपस में रिएक्शन करने के बाद जो रेशियो होगा, इस रेशियो का इस रेशियो के साथ, इस रेशियो का इस रेशियो के साथ जो रिश्ता है वो रेसिप्रोकल का है, यदि यह रेशियो होल नंबर में आता है तो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो इसको स्टेटमेंट में अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? व्हेन टू, ध्यान से सुनेंगे, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, two or more elements reacts with fixed mass of another element to form two or more compounds, then the ratio of masses of elements that reacts with fixed mass of element to form two or more compounds will be in the reciprocal proportion with the ratio of masses of element when they combine with each other, if it is a whole number ratio, if it is a whole number ratio। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट विद फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म two or more compounds, then the ratio of masses of element, ratio of masses of elements which react with fixed mass of element will be in reciprocal proportion, with the ratio of masses of element when they react with each other, when they react with each other, when they react with each other, if ये तब रेशियो रेसिप्रोकल माना जाएगा यदि यह रेशियो होल नंबर रेशियो होगा। अगर होल नंबर नहीं हुआ तो फिर नहीं करेगा। इफ इट इज अ होल नंबर रेशियो, it is a whole number ratio, and this whole number ratio is called reciprocal ratio. This whole number ratio is called reciprocal ratio या proportion. Reciprocal proportion.
when two or more elements react with fixed mass of element to form two or more compounds, then the ratio of masses of elements which react with fixed mass of element will be in the reciprocal proportion with the ratio of masses of element when they react with, या they combine with each other, they react with, या they combine with each other, they react with, या they combine with each other, combine with each other, if it is a whole number ratio, if it is a whole number ratio, and this whole number ratio is called reciprocal ratio या reciprocal proportion. ठीक, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, तो अभी करिए। क्वेश्चन देखिए तो डीपीपी का 4 नंबर, वो जो स्टार है वो आंसर गलत है। स्टार वाले को मत कहिए आंसर, वो गलत दिया हुआ है, अपना दिमाग पहले लगाइए। वह सही है, सही आंसर, हमें लगा कहीं गलत है, नहीं वही है, यही तो हमने कराया है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन एंड सल्फर सेम है, कार्बन सल्फर, कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन। और कहेंगे कि ए क्यों नहीं होगा? अच्छा ए क्यों नहीं होगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन का तीसरा ऑक्साइड बना रहा है। क्या ये रेसिप्रोकल को शो करेगा? मल्टीपल को करेगा? यस, मल्टीपल को करेगा। ए जो ऑप्शन दिया हुआ है ये मल्टीपल को शो करेगा। कैसे? नाइट्रोजन रिएक्ट विद, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा और किसका होगा? हो गया? तो ए ऑप्शन को देखिए, अगर 4 का डीपीपी का 4 डीपीपी का 4th क्वेश्चन को देखें तो N2 प्लस O2 ए ऑप्शन, N2 O3, N2 प्लस O2, N2O4, N2 प्लस O2, N2O5। कभी भी ये रेसिप्रोकल को शो कर सकता है? दो अगर किसी के फिक्स मास के साथ रिएक्ट भी कर लिया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है क्या? नहीं। When two elements reacts with fixed mass of element to form two compounds, then ratio of masses of element that reacts with fixed mass of element, ठीक है, यहां तक सही है, ये मल्टीपल में हो जाएगा मान लो। लेकिन क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कुछ बना रहा है? नहीं। तो ये दोनों अगर मल्टीपल में है भी तो ये मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स आपस में तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, और रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब रेसिप्रोकल कभी शो करेगा? नहीं करेगा। करेगा? रेसिप्रोकल कभी शो? डाटा को देखिए, डाटा को देखने से ही पता चल रहा है क्या दिया हुआ है। ये दोनों फिक्स मास से रिएक्ट किया और ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, तब इसका रेशियो और इसका रेशियो ले रहे हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं? अभी क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा क्या? कभी नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट करके कोई कंपाउंड दे रहा है, ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये रेसिप्रोकल तो कतई नहीं है, कतई नहीं है। तो क्या हो सकता है? अगर हम कहें कि ये क्या हो सकता है तो देखिए, अगर हम इसको फिक्स कर दें हर एक जगह, तीनों में ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर दें और नाइट्रोजन के मास का रेशियो ले लें, नाइट्रोजन इज टू नाइट्रोजन इज टू नाइट्रोजन, और यह अगर एक होल नंबर रेशियो दे देता है तो वो कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा?
मल्टीपल। इसका मतलब ए ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कुछ मल्टीपल के डाटा को प्रूव करता है कि नहीं करता है? करता है। तो क्वेश्चंस में ऑप्शंस को भी देख करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि नहीं ये ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकता, और होगा तो किसके पक्ष में होगा, आप ये भी बता सकते हैं। ये मल्टीपल में जाएगा ना कि रेसिप्रोकल में जाएगा, निकाल सकते हैं आप इसको। लेकिन सी ऑप्शन तो आपका है। इसी तरह से बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि NaCl के साथ NaCl, NaBr2 के साथ NaBr, NaI2 के साथ NaI, तो अगर हम Na के मास को फिक्स भी कर ले तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के मास का रेशियो लेंगे, जो कि मल्टीपल को शो करेगा, रेसिप्रोकल को नहीं। ठीक। इसी तरह से फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ, फास्फोरस के 3 ऑक्साइड दिए हुए डी ऑप्शन में, फास्फोरस के 1 हाइड्राइड दिया हुआ है PH3, 2 ऑक्साइड दिया हुआ है P2O3 एंड P2O5। अब यहां पर भी देखिए फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। मान लीजिए हमने ये लिया फास्फोरस हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, या हाइड्रोजन फास्फोरस से रिएक्ट किया, एक ही बात है। हाइड्रोजन फास्फोरस से रिएक्ट किया P4 और ये दिया PH3, और ऑक्सीजन फास्फोरस से रिएक्ट किया और ये दिया फास्फोरस का 1 ऑक्साइड P2O3। अगर हम फास्फोरस के मास को फिक्स भी कर लें, फास्फोरस के मास को फिक्स भी कर लें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस या सेम मासेस जो भी रिएक्ट करेगा, उसका इस रेशियो का, इसके रेशियो का, इसके रिएक्ट करने के बाद H2 प्लस O2 ना, H2O, तो इसके रेशियो के साथ इसका रेशियो लेंगे। तो क्या कहीं यहां पर H2O है? कोई कंपाउंड ऐसा है H2O के फॉर्म में? नहीं। इसका मतलब ये डाटा भी रेसिप्रोकल को शो नहीं कर रहा है। कोई भी तुम 2 ले लो, फास्फोरस ऑक्सीजन ले लो, तो भी फास्फोरस रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये डाटा भी रेसिप्रोकल के लिए नहीं है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बन गया। कितना आया? रेशियो बताएंगे। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आया, लेकिन कितना आया? नहीं आया, कॉपी नहीं लाया। और किसी से बना? चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को इलिस्ट्रेट करता है, ये हमें बताना है। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। पोटेशियम क्लोराइड K+Cl2 KCl है, एंड दूसरा क्या है? Ki कंटेंस, तो K+I2 क्या दिया है? Ki। कितना ग्राम है? परसेंट अगर दिया है तो ग्राम में बताइए कितना है? KCl में 52% पोटेशियम है, KCl में 52% पोटेशियम है, तो पोटेशियम का 52 ग्राम अगर ले लेते हैं तो बाकी क्लोरीन होगा 48 ग्राम। 48 ग्राम हमारा क्या है? क्लोरीन। ठीक। दूसरा, Ki कंटेंस 23.6% पोटेशियम। Ki के पास पोटेशियम कितना? 23.6%, मतलब अगर इसके 100 ग्राम लेते हैं तो 23.6 ग्राम। तो बाकी 100 माइनस इतना कितना हो जाएगा? 76.4 ग्राम आयोडीन होगा। और साथ में ये भी दिया हुआ है ICl के अंदर आयोडीन का परसेंट, ICl के अंदर आयोडीन का परसेंट, मतलब I2+Cl2 रिएक्ट करेगा तो ICl बनाएगा, और इस ICl के 100 ग्राम अगर लेते हैं तो इसमें 78.2 ग्राम आयोडीन है। 78.2 ग्राम आयोडीन है 100 ग्राम में, तो बाकी कितना? 21.8 ग्राम। 21.8 ग्राम। अब जरा सोच करके देखिए कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल शो करे ना करे, पहले कुछ डाटा इस तरह का दिया हुआ है कि हम बढ़ सकते हैं रेसिप्रोकल की तरफ। क्या हम बढ़ सकते हैं रेसिप्रोकल के लिए कि नहीं बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? कांस्टेंट नहीं है, तो हमने कहा था कि कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट नहीं है तो आप कांस्टेंट करिए, कांस्टेंट करेंगे। अब किसको कांस्टेंट करना है? इसके डाटा को देख के बताइए। पोटेशियम को कांस्टेंट कर दे, क्योंकि ये इसको कांस्टेंट अगर कर दे, इसको फिक्स कर दे, तो ये दोनों आपस में तो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, रिएक्ट कर रहा है ये दोनों। तो हमें जब इन दोनों को रिएक्ट कराना है तो इसके मास को कांस्टेंट करते हुए इसका रिएक्शन कराएं,
और ये दोनों का रेशियो, इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने के बाद जो रेशियो होगा उस रेशियो के साथ इसका रेशियो देखेंगे, और वह रेशियो अगर होल नंबर रेशियो होगा तो यह रेसिप्रोकल कहलाएगा। तो अब फिक्स नहीं है तो हम फिक्स करेंगे, फिक्स नहीं है तो हम फिक्स करेंगे। किसको फिक्स करें? पोटेशियम के मास को फिक्स कर लेते हैं। तो इसके 48 ग्राम से 52 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम से कितना करेगा? 1 ग्राम हम फिक्स कर लें तो कितना करेगा? 52/48 ग्राम। बोलो हाँ है ना? उसी तरह से अगर इसके I2 के इतने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो इसके 1 ग्राम कितने से करेगा? गलती, उल्टा कर दिए। इतना ग्राम, 1 ग्राम, इतना बाई इतना से, सही तो है? कांस्टेंट, अच्छा के को कांस्टेंट करना है, के को कांस्टेंट करना है, 1 ग्राम के करना है। कांस्टेंट किसको करना है? के को करना है, बिल्कुल। तो के को कांस्टेंट करना है तो ठीक है। इसके 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 1 ग्राम से 48/52 ग्राम, सही है। इसी तरह से इसका 1 ग्राम से, इसका 1 ग्राम से कितना करेगा? 1 ग्राम से कितना करेगा? 76.4/23.6 ग्राम करेगा। अब 1 ग्राम फिक्स मास हो गया। हमें फिक्स करना किसको था? पोटेशियम को, क्योंकि रिएक्ट कराना किसको है? क्लोरीन और आयोडीन को। क्लोरीन और आयोडीन को फिक्स कराना है, सॉरी क्लोरीन और आयोडीन को रिएक्ट कराना है, तो पोटेशियम को फिक्स करना होगा। तो फिक्स मास के साथ तो हमने रिएक्ट कराया। इसके फिक्स मास 1 ग्राम के साथ इतना रिएक्ट कर रहा है, इसके फिक्स मास 1 ग्राम के साथ इतना रिएक्ट कर रहा है। तो और ये दोनों क्लोरीन और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो इतना इस टू इतना है, आयोडीन इस टू क्लोरीन इतना है, क्लोरीन इस टू आयोडीन अगर देखेंगे तो इतना इस टू इतना है। तो हम क्या करें? क्लोरीन इज टू आयोडीन इज टू क्लोरीन इज टू आयोडीन। अब ये कौन सा रेशियो है बाबू? ये कौन सा रेशियो है? ये दोनों मल्टीपल वाला रेशियो है। मल्टीपल ऑफ एलिमेंट के मास का रेशियो जो फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये मल्टीपल वाला है कि नहीं है? और मल्टीपल वाले का जब आपस में रिएक्शन होगा तो रेशियो, ये रेशियो जो आपस में रिएक्ट करेगा तो कितना है? बोलिए। 48/52 इज टू 76.4 इज टू 23.6 इज टू, ये दोनों के मास का रेशियो हमने ले लिया, ये दोनों का मास का रेशियो ले लिया, इन दोनों के भी मास का रेशियो लेना है, हाँ, इज टू। अब क्या लेना है? ये इज टू ये कि ये इज टू ये? हमने यहां लिया है Cl और आयोडीन का, Cl और आयोडीन का, फिर यहां पर आयोडीन और Cl नहीं, क्लोरीन और आयोडीन का। आ रहा है समझ में? तो ये रेशियो क्लोरीन इज टू आयोडीन है, तो यहां पर क्लोरीन इज टू आयोडीन लेंगे, तो क्लोरीन इज टू आयोडीन का यहां रेशियो क्या हो गया? 21.8 इज टू 78.2। अब इस रेशियो को फाइंड करेंगे, और यह रेशियो अगर होल नंबर रेशियो आता है तो रेसिप्रोकल होगा, अदरवाइज नहीं। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व कीजिए। 48/52 मल्टीप्लाइड बाई 23.6/76.4 डिवाइडेड बाई दिस वन, मल्टीप्लाइड बाई 78.2/21.8। यह वैल्यू कितना आ रहा है? ये वैल्यू कितना आ रहा है? ये वैल्यू कितना? 48 है ऊपर में, बोलिए तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 23.6 मल्टीप्लाइड बाई 78.2 डिवाइडेड बाई 52 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 76.4 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 21.8
1 है, ये 1 आ जाता है। अब निकालेंगे ये वैल्यू कितना है, 1:1। इसका मतलब है कि ये रेशियो आपका आ गया, रेसिप्रोकल रेशियो कितना, 1:1। और ये प्रूव भी करता है कि यह रेशियो रेसिप्रोकल रेशियो को, यह जो डाटा है यह रेसिप्रोकल रेशियो को प्रूव करता है। दिस इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन बता दिए, बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे, अगला लिखेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। अभी तो एक ही लॉ पढ़े हो, 2 लॉ और बचा हुआ है बस। नेक्स्ट, और 2 लॉ है और आज के बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर आपको एक ही क्लास करना पड़ेगा, इस क्लास को नहीं करना पड़ेगा, तो आज कर ही लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, और अब आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है? At constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, gaseous reactants and product, gaseous reactant or product or both, gaseous reactants और प्रोडक्ट्स, ये भी गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट, ये गैसियस ही है, गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और बोथ, और बोथ are always in a fixed whole number ratio with respect to their volume, are always in a fixed whole number ratio with respect to their volume, fixed ratio with respect to their volume। ये ओनली फॉर गैसेस, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसेस। ये गे-लुसाक्स लॉ सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं। सॉलिड और लिक्विड में गे-लुसाक्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं इसको, इन अदर वर्ड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, volume of gaseous reactants and products are always in a fixed whole number ratio, या gaseous reactant और product और both, product और both have क्या लिखे, at constant temperature and pressure gaseous reactant or product or both having fixed gaseous volume ratio, fixed volume ratio, have fixed volume ratio जी। टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा तो गैसेस रिएक्टेंट्स और गैसेस प्रोडक्ट और दोनों वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक फिक्स रेशियो में रहेगा, फिक्स रेशियो में रहेगा, फिक्स रेशियो में रहेगा, फिक्स रेशियो में रहेगा, फिक्स रेशियो में रहेगा।
देखते हैं, फिक्स रेशियो में रहेगा। अब देखिए इसको, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इसको, अगर हमने लिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl, ये क्या है? H2 गैस, Cl2 गैस, HCl गैस। तो इसका 1 एंड इसको बैलेंस करेंगे तो 2। तो इसका अगर हम 1 वॉल्यूम लेते हैं, हाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या किए, कांस्टेंट रखें, तो इसका 1 वॉल्यूम H2 लेते हैं, 1 वॉल्यूम H2 रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, 2 वॉल्यूम ऑफ, इसका मतलब वॉल्यूम रेशियो, या ऐसा कहें, ऐसा भी कह सकते हैं, 1 लीटर H2 रिएक्ट विद 1 लीटर Cl2 टू गिव 2 लीटर HCl। तो इसका मतलब वॉल्यूम रेशियो क्या है? दैट इज वॉल्यूम रेशियो क्या है? वॉल्यूम रेशियो किसका किसका ले रहे हैं? गैस का। गैस में रिएक्टेंट गैस में कौन है? H2, और क्या है? Cl2, और क्या है? HCl। कितना है? 1:1:2। क्या ये फिक्स रेशियो है? फिक्स रेशियो होगा या नहीं होगा? हमेशा फिक्स रेशियो होगा, फिक्स रेशियो होगा। हम इसको फिक्स होल नंबर रेशियो भी कह सकते हैं क्या? अगर रेशियो 1:1.5 है तो क्या हम इसको 1:1.5 को 1:3/2, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2:3? 2:, तो ये होल नंबर रेशियो नहीं था यहां, लेकिन एक्चुअल में तो ये होल नंबर रेशियो है। अब हमने यहां पर क्या किया? गैसेस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स और बोथ आर ऑलवेज इन अ फिक्स रेशियो। दैट रेशियो इज, वो रेशियो जो भी होगा, क्या होल नंबर रेशियो होगा या नहीं होगा? होल नंबर रेशियो होगा, फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। इसलिए लिखा था कि अगर हम यहां पर रेशियो लें तो रेशियो, अगर आपको लगे कि ये फ्रैक्शन में है, लेकिन जब आप रेशियो लेंगे तो वो रेशियो आपको क्या होगा? 2:3, 1:1.5, 2:3 होल नंबर रेशियो ही होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करेगा, HCl देगा, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl का वॉल्यूम का रेशियो फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमेशा एक फिक्स रेशियो में होगा, हमेशा रिएक्ट फिक्स रेशियो में होगा। अब हम कहें कि ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन का हम 10 लीटर ले लेते हैं, सेम हाइड्रोजन का 10 लीटर लेते हैं, 10 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, बोलिए कितना होगा? 10 लीटर क्लोरीन। हाँ, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो 10 लीटर क्लोरीन टू गिव कितना लीटर? 20 लीटर HCl। होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसको कहें 100 लीटर H2 रिएक्ट्स विद 100 लीटर क्लोरीन टू गिव 200 लीटर ऑफ HCl, होगा या नहीं होगा? इसका मतलब है कि यहां पर ये वॉल्यूम का रेशियो फिक्स रेशियो है या नहीं है? फिक्स रेशियो है, फिक्स रेशियो है। एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन। अगर हम यहां लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, तो ये क्या होगा? 2, 1, 2। H2:2, O2:2, H2O। गैस का रेशियो क्या है? 2:1:2। क्या ये फिक्स होगा या नहीं होगा? क्या ये फिक्स होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। अगर हम इसके लेते हैं, वॉल्यूम रेशियो ले रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर सेम है, सेम है। टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट ले रहे हैं तभी ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो वॉल्यूम रेशियो हमारा ये हो गया। अच्छा, इसी में आपसे हम एक और क्वेश्चन पूछ दे, H2 प्लस O2, H2O है बट ये लिक्विड है, ये गैस है और ये गैस है, 2, 1 और 2। तो किसका रेशियो लेंगे? गैस का, लिक्विड का नहीं। तो यहां पर वॉल्यूम रेशियो लेंगे, तो वॉल्यूम रेशियो में क्या क्या आएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आएगा, वाटर नहीं। यहां वाटर गैस स्टीम है तो गैस भी ले सकते हैं, गैस ही लेना है। और यहां पर वाटर लिक्विड है, इसलिए लिक्विड को नहीं लेंगे, तो यह रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1, 2:1। अगर इसका 2 लीटर लेंगे तो 1 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन यहां भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा,
इसका 20 लीटर लेंगे तो इसका 10 लीटर, इसका 200 लीटर लेंगे तो इसका 100 लीटर फिक्स रेशियो में रिएक्ट करेगा। तो गैसियस वॉल्यूम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमेशा एक फिक्स रेशियो में होगा। गैसियस वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम होगा, चाहे रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो या दोनों का हो, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होगा। ऐसा मानना था गे-लुसाक्स का। इज दिस क्लियर? तो ये लॉ आपका खत्म हो गया। 5 मिनट और लगेगा एवोगाड्रोस लॉ में, करा दें? क्योंकि इसके बाद कल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो उसको भी लिख ही लीजिए। एग्जाम्पल करिएगा, क्वेश्चंस यही एग्जाम्पल यही है। इसका दे देगा 10 लीटर, इसका दे देगा कितना लीटर। अगर कह देगा क्वेश्चन में इसके 10 लीटर रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन के कितने लीटर लेने होंगे? 5 लीटर ना, क्योंकि ये रेशियो तो फिक्स होगा नहीं। एवोगाड्रोस लॉ लास्ट है, एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। हाँ, ये भी गैस के लिए, ओनली फॉर गैसेस, इसको भी आप यूज करेंगे ओनली फॉर गैसेस। यहां भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यहां भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात एक ही, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कह सकते हैं। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम as at constant temperature and pressure, right? So at constant temperature and pressure, equal volume of all the gases, equal volume of all the gases contains equal number of molecules, equal number of molecules या moles, equal number of molecules or moles of gases, moles, equal number of all the gases contains equal number of all the gases contains equal number of molecules या moles। that is अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट ले लें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू n, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू n। अगर हम वॉल्यूम लें तो वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग मोल्स जो है वो प्रोपोर्शनेट होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो k इंटू एन, या यहां से कह सकते हैं v बाई एन बराबर k बोले तो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो v बाई एन क्या है, v बाई एन क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, v1 बाई n1 बराबर v2 बाई n2 बराबर v3 बाई n3 क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन। या ये भी तो कह सकते हैं, अगर हम 1 लीटर में 10 मॉलिक्यूल्स लिए या 10 मोल लिए तो 2 लीटर में 20 मोल हो जाएगा, 3 लीटर में 30 मोल हो जाएगा, लेकिन रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो 1 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर N2 कंटेन्स X molecule of molecules of N2 if at constant temperature pressure 1 liter of N2 contains X molecules of N2 या X moles of N2 जो ले ले, तो हम गैस को चेंज कर देते हैं। 1 लीटर अगर हम O2 लेंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा, X molecules of O2, या अगर हम मोल्स ले लेते हैं तो X मोल्स ऑफ O2। हाँ सही सुन रहे हैं। 1 लीटर N2 के पास अगर X मोल N2 के हैं तो 1 लीटर उसी टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, 1 लीटर O2 लेंगे तो उसके कितने होंगे, X मोल्स ऑफ O2 ही होगा। अगर हम यहाँ 1 लीटर मान लेके CH4 ले लेते हैं तो इसके पास X मोलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, या X मोल्स ऑफ CH4 हो जाएगा। तो इक्वल वॉल्यूम, अगर हम यहां पर वॉल्यूम चेंज कर दें, यहां 5 लीटर ले लेते हैं
CH4 का, तो कितना हो जाएगा 5x मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 या 5x मोल्स ऑफ, अगर मोल्स लेते हैं तो 5x मोल्स ऑफ CH4। ये दो डिफरेंट चीज है, मोल्स और मोलिक्यूल्स दो डिफरेंट है। लेकिन हम अगर एक लीटर में x मोल लेते हैं तो 5 लीटर में 5 मोल होगा, चाहे गैस कोई भी हो, सभी गैस आइडियल गैस है। इसलिए N2O2 CH4 CO2 जो भी लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर उसका वॉल्यूम हम सेम लेंगे तो मोल्स भी सेम होगा या मोलिक्यूल्स भी सेम होगा। राइट, 1 लीटर अगर CO2 लेंगे तो कितना x मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 या x मोल्स ऑफ CO2। समझ में आ गया होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 लीटर अगर N2 ले, 1 लीटर O2 ले, 1 लीटर CH4 ले, 1 लीटर CO2 ले, सबके पास सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स उन गैसेस के होंगे। और इसी के साथ आपका एवोगाड्रोस लॉ कंप्लीट हो गया।